हेलो फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जो है पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 2024। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये। साथ ही साथ हमारे डिपार्टमेंट में डेली वर्क के रिगार्डिंग भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अभी रिसेंटली ही ये बनाए गए हैं, रूल्स रेगुलेशंस ये बनाए गए हैं। ठीक है, जो नोटिफाई हुए हैं 16 दिसंबर 2024 में। ठीक है, इससे पहले कि हम इसको शुरू करें, मैं आप सभी को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से सुनना। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप कहीं लिख लेना। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं भी इस जात कहीं पे भी जाते हैं, आपके पास थोड़ा सा भी समय मिलता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप हेडफोन लगा के ज़रूर सुनें। दोबारा दोबारा सुनने से कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, हमारे डे टू डे वर्क के लिए भी ज़रूरी हैं वो, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी ज़रूरी हैं। ठीक है, इसीलिए आप इसको सुने। ठीक है, ध्यान से सुने। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 2024। इस सबसे पहले हम देखेंगे, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 13 ऑफ द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023, द डायरेक्टर जनरल विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल के साथ डायरेक्टर जनरल ने ये रेगुलेशंस बनाए हैं, जिनको डायरेक्टर जनरल को पावर किस एक्ट के थ्रू मिली है? सेक्शन 13 ऑफ द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023, जो हम पहले फर्स्ट वीडियो में जो हमने देखा था। ठीक है, इसमें से ये क्वेश्चन आपको बन सकता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। शो टाइटल एंड कमेंसमेंट। अब देखो इसका टाइटल क्या रहेगा? पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 2024। इस रेगुलेशंस को क्या कहा जाएगा? पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024। इट शिल कम इन टू फोर्स ऑन द 16th डे ऑफ दिसंबर 2024। ये इंपॉर्टेंट डेट रहेगी। ओके, डेफिनेशन इन दिस रेगुलेशन अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। आगे हम इसमें जनरल डेफिनेशंस क्या है? अकाउंटेबल आर्टिकल। अब देखो अकाउंटेबल आर्टिकल कौन सी आइटम्स, अकाउंटेबल आइटम्स। अब देखो आइटम्स कौन सी आइटम्स होंगी? मीन्स सच आइटम्स, वो आइटम दैट प्रोवाइड अ रिसिप्ट एट द टाइम ऑफ बुकिंग फॉर ट्रैक एंड ट्रेस। जो बुकिंग के समय रिसिप्ट दी जाएगी ट्रैक एंड ट्रेस के लिए। स्टेज वाइज इलेक्ट्रॉनिक डेटा ऑन मूवमेंट ऑफ आइटम। उसमें क्या होगा? उसकी हेल्प से आप स्टेज वाइज मूवमेंट पता कर सकते हो, आर्टिकल कहाँ पहुँच गया। ठीक है, एंड रिक्वायर द सिग्नेचर इन इंक और डिजिटल, ओके, of the addressee and the payee or their authorized person upon receipt of an item to provide evidence of delivery and include items such as। अब देखो इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, इसमें क्या लिखा गया है? अब देखो जो एक आइटम, अकाउंटेबल आइटम्स वो आइटम्स होंगी जो बुकिंग करते हुए कस्टमर को, सेंडर को रिसिप्ट मिलेगी। ओके, जिससे वो ट्रैक एंड ट्रेस कर सकता है। ठीक है, और जो ये आइटम बुक होगी उस जब वो किसी एड्रेसी को, ठीक है, या किसी ऑथराइज्ड पर्सन को, जो एड्रेसी के द्वारा ऑथराइज किया गया है, या किसी पेई को दी जाएगी, तो उसके साइन लिए जाएंगे। या तो वो इंक से करेगा या फिर डिजिटली हो जाएंगे। ठीक है, इसमें ये डिफाइन किया गया है। इसमें आइटम्स कौन कौन सी होंगी जिनको आप अकाउंटेबल करवा सकते, कस्टमर करवा सकता है? कौन कौन सी होगी? इंडिया पोस्ट पार्सल। ठीक है, पहले हम अकेला पार्सल कहा करते थे, अब इस एक्ट के जरिए, रूल्स के जरिए, रेगुलेशंस के जरिए हम क्या कहेंगे? पोस्ट ऑफिस पार्सल। ओके, क्योंकि हमारे अब पार्सल्स का एक्सक्लूसिव जो प्रिविलेज पहले थी हमारे 1898 के एक्ट में थी हमारे पास, वो अब नहीं है। ठीक है, सिर्फ पोस्टेज स्टैंप्स की है हमारी सिर्फ एक्सक्लूसिव प्रिविलेज। ओके, कौन कौन से आइटम्स कस्टमर अकाउंटेबल आइटम्स के तौर पे बुक करवा सकता है? इंडिया पोस्ट पार्सल, स्पीड पोस्ट, मैगजीन पोस्ट, इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट सर्विसेज, जिसको हम ईएमएस कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इंटरनेशनल पार्सल सर्विसेज, इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट्स, इंटरनेशनल रजिस्टर्ड लेटर आइटम्स, मनी ऑर्डर एंड आइटम्स विद वैल्यू एडेड सर्विसेज, और आइटम जिसमें कोई वैल्यू ऐड की गई है, जैसे रजिस्ट्रेशन की गई है, इंश्योरेंस की गई है, और कैश ऑन डिलीवरी का प्रोविजन है जिसपे। ठीक है, इन सभी को हम अकाउंटेबल आर्टिकल में रखेंगे। एक्ट, इस रेगुलेशंस में एक्ट का मतलब क्या होगा? पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 होगा। ठीक है, एड्रेसी। अब एड्रेसी की डेफिनेशन में क्या है? मीन्स द इंटेंडेड रेसिपिएंट
और द पर्सन टू whom एनी आइटम इज टू बी डिलीवर्ड। जो जिसको ये आइटम दी जाएगी, देखते हुए जिस आइटम इस जो ये आइटम जिस एड्रेसी को दी जाएगी, ठीक है, उसको हम एड्रेसी कहेंगे। डिलीवरी, अब डिलीवरी का मतलब क्या होगा इसमें, मीन्स द डिलीवरी ऑफ एन आइटम एट द एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, ठीक है, एड्रेसी के एड्रेस पे डिलीवरी करना, और टू द एड्रेसी, ठीक है, और एड्रेसी को डिलीवर करना, और अदर पर्सन और लोकेशन कंसिडर टू बी ऑथराइज्ड टू रिसीव द आइटम अकॉर्डिंग टू द यूजुअल मैनर ऑफ डिलीवरी आइटम टू द एड्रेसी। और कोई भी ऐसा ऑथराइज्ड पर्सन या लोकेशन है जिस पे जो कि ऑथराइज की गई है इस डिलीवरी को लेने के लिए, उसको भी हम डिलीवरी कहेंगे, ठीक है, मतलब उसको हम डिलीवरी कहेंगे। आगे है हमारा डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज, ठीक है, डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज में क्या होगा, डायरेक्टर इन एनी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में ऑफ द पोस्ट ऑफिस के कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के डायरेक्टर को हम क्या कहेंगे, डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज कहेंगे। ओके, और एनी ऑफिसर एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ द डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज, जो उनके मतलब उनकी पावर एक्सरसाइज कर रहा होगा उसको भी हम ये कहेंगे। इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय पोस्ट, ठीक है, इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय पोस्ट, जो हमने पहले इसको देख लिया है, इसको तो दोबारा कर लेते हैं। मीन्स द पीरियड starting from the receipt of an item by the post office to its delivery to the addressee or return to the sender or otherwise disposed of, ठीक है, मीन्स क्या था, जब सेंडर कोई आर्टिकल बुक करवाता, आइटम बुक करवाता है एड्रेसी के लिए, ओके, तो ये रास्ता होता है ना, सेंडर टू एड्रेसी से लेकर एड्रेसी टू सेंडर तक, ठीक है, या रिटर्न आ जाती है, और कोई भी या कोई आर्टिकल डिस्पोज ऑफ किया जाता है, या आरएलओ को मतलब सेंड किया जाता है, अगर कोई आर्टिकल नहीं डिलीवर हो पाता है, सेंडर या रिसीवर को दोनों पे भी नहीं होता तो आरएलओ को जाता है, आपको पता होगा, ठीक है, उसको आगे हम डिस्कस भी कर लेंगे। उस सब पूरे इसको क्या कहा जाएगा, इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय पोस्ट, ओके। लेटर बॉक्स, लेटर बॉक्स क्या होगा, मीन्स अ बॉक्स, कोई भी बॉक्स इंस्टॉल्ड इन द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में इंस्टॉल किया जाएगा, और द मेल ऑफिसेस, जो मेल ऑफिसेस जो हमने पहले रूल्स में पढ़े थे, ठीक है, मीन्स आरएमएस, और एट द पब्लिक प्लेस, कोई भी ऐसी पब्लिक प्लेस है, फॉर पोस्टिंग ऑफ फुली प्रीपेड आइटम, जिसमें कि फुली प्रीपेड लेटर्स को ही आप मतलब पोस्ट कर सकते हैं, पोस्ट कार्ड्स हो सकता है, लेटर कार्ड्स हो सकता है, एंड बुक पैकेट आइटम्स, ठीक है, इनको हम कहेंगे लेटर बॉक्स, ओके। मीन्स क्या हुआ, एक इसमें ये क्वेश्चन आपको बन सकता है, लेटर बॉक्स में कौन कौन सी आइटम्स मत कस्टमर डाल सकता है, क्या, एक तो पहली कंडीशन क्या है, फुली प्रीपेड होना चाहिए, ठीक है, लेटर्स हों, पोस्ट कार्ड हों, लेटर कार्ड्स हों, बुक पैकेट हों, ठीक है। आगे है नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी पेई, पेई कौन होगा, मीन्स अ पर्सन हु इंटेंड्स टू रिसीव मनी थ्रू मनी रिमिटेंस सर्विसेज, अगर किसी सेंडर ने कोई मनी रिमिटेंस सर्विसेज ली है, जैसे मनी ऑर्डर करवाया, बुक ईएमओ बुक करवाया किसी ने, जो इसका रिसिपिएंट होगा उसको पेई कहा जाएगा, ठीक है। पोस्ट, पोस्ट किसको कहा जाएगा, मीन्स एनी सिस्टम, वो सिस्टम जिसमें क्या क्या होगा, फॉर कलेक्शन, क्लियरेंस, सॉर्टिंग, डिस्पैच, कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ आइटम बाय द पोस्टल नेटवर्क, ठीक है। अब देखो इस ये ब्रॉड डेफिनेशन है, ये ब्रॉड डेफिनेशन है, पोस्ट किसको कहा जाएगा, एक सिस्टम जिसमें क्या होगा, आर्टिकल को कलेक्ट भी किया जाएगा, क्लियरेंस भी दी जाएगी, सॉर्टिंग भी की जाएगी, उसकी डिस्पैच भी की जाएगी, कन्वेंस भी की जाएगी, और डिलीवरी भी की जाएगी, उस सभी के सिस्टम को क्या कहा जाएगा, पोस्ट, ठीक है। जैसे आपने आपको पता ही है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मींस डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट जो पोस्ट को रिलेट करता है, पोस्ट में क्या आ जाता है, सब ऑल सिस्टम, मींस वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, सिस्टम में क्या कौन किस किस चीज़ का वो बना होगा, कलेक्शन, क्लियरेंस, सॉर्टिंग, डिस्पैच, कन्वेंस, डिलीवरी ऑफ आइटम बाय द पोस्टल नेटवर्क, ओके। आगे है हमारा पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर की डेफिनेशन में क्या आएगा, मीन्स अ डायरेक्टर, डायरेक्टर और चीफ पोस्ट मास्टर ऑफ द जनरल पोस्ट ऑफिस, जीपीओ के जो चीफ पोस्ट मास्टर होंगे या डायरेक्टर होंगे, और हेड पोस्ट ऑफिस के हेड पोस्ट मास्टर होंगे या सीनियर पोस्ट मास्टर होंगे, उनको ये पोस्ट मास्टर कहा जाएगा। और एनी ऑफिसर एक्सरसाइजिंग द पावर्स ऑफ द पोस्ट मास्टर, कोई भी ऑफिसर जो पोस्ट मास्टर की पावर्स को यूज कर रहे हैं, ओके, एज अ केस में बी, हु इज ऑल्सो द हेड ऑफ सच पोस्ट ऑफिस, जो उस पोस्ट ऑफिस के हेड होंगे, ठीक है, उनको पोस्ट मास्टर कहा जाएगा। रीडायरेक्शन, अब रीडायरेक्शन की डेफिनेशंस में क्या आएगा, मींस एक्शन ऑफ असाइनिंग और डायरेक्टिंग एन आइटम
टू एन एड्रेस अदर देन द वन टू विच इट वॉज इनिशियली एड्रेस्ड फॉर अ स्पेसिफिक रीजन। ठीक है, रीडायरेक्शन तो आपको पता ही होता है। अगर कोई आर्टिकल, सपोज करो एक सेंडर है ए, उसने 20 को एक आर्टिकल आइटम सेंड की, ठीक है, इस पे उसने सेंडर ने बी का एड्रेस लिख दिया, ठीक है, मीन्स इस एड्रेस पे वो इंटेंडेड है, इस पे जाएगी वो, ठीक है। इन केस कोई और एड्रेस मतलब या इस एड्रेस पे ये कस्टमर नहीं मिलता, ये एड्रेस ही नहीं मिलता, तो इसको रीडायरेक्ट का प्रोविज़न है, ठीक है। इसको रीडायरेक्शन कहा जाता है, कोई और एड्रेस पे इसको डिलीवर करना, ठीक है। ये सिर्फ पर्टिकुलर रीजन, स्पेसिफिक रीजन के जरिए ही हो सकता है, ठीक है। मीन्स क्या होगा, ये अनइंटेंशनल होना चाहिए, ठीक है। आगे है हमारा रिमिटर। रिमिटर कौन होगा? मीन्स अ पर्सन हु रिमिट्स मनी थ्रू मनी रिमिटेंस सर्विसेज। जो कोई मनी रिमिटेंस सर्विस पोस्ट ऑफिस की ले रहा है, जो पैसा सेंड कर रहा है, ठीक है, टू अ पे। रूल्स, अब रूल्स की डेफिनेशन में क्या आएगा? मीन्स द पोस्ट ऑफिस रूल्स 2024। रूल्स किसको कहा जाएगा? पोस्ट ऑफिस रूल्स को, जो हमने सेकेंड टॉपिक पढ़ा था। एंड द एक्सप्रेशन, अब इसमें जो रूल की डेफिनेशन में क्या आएगा? जो रेगुलेशंस में रूल लिखे हुए हैं उसको, अगर हम सिंगुलर फॉर्म में देखें उसको रूल कहेंगे, ओके। आगे है हमारा शेड्यूल। मीन्स द शेड्यूल एनेक्स्ड टू दिस रेगुलेशंस। इस रेगुलेशंस के नीचे जो शेड्यूल्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे? शेड्यूल। सेंडर मीन्स द पर्सन हु सेंड्स एनी आइटम। सेंडर कौन होगा? जो आइटम को सेंड करेगा। नेक्स्ट देखें हमारा क्या है। अब चैप्टर फर्स्ट हमारा टोटली कंप्लीट हो गया है डेफिनेशंस का। आगे हम देखेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 में क्या है? बिजनेस आवर, ठीक है। बिजनेस आवर्स क्या क्या होंगे? द बिजनेस आवर्स इन अ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के बिजनेस आवर्स कौन से होंगे? ड्यूरिंग विच बिजनेस इन द ट्रांजैक्शन बिजनेस इज ट्रांजैक्टेड विद द पब्लिक। पब्लिक, जिस समय पब्लिक से कोई बिजनेस किया जाएगा, ठीक है, शैल जनरली बी एज अंडर इन द नॉर्मल वीकेंड। नॉर्मल वीक डेज में ये जनरल होंगे, ठीक है, ये टाइम फॉलो किया जाएगा। विच आर नॉट हॉलीडे फॉर द पोस्ट ऑफिस। किसकी कौन कौन से दिन को छोड़ के? पब्लिक हॉलीडेज, पोस्ट ऑफिस की हॉलीडेज को छोड़ के, या गवर्नमेंट हॉलीडेज को छोड़ के, जो नॉर्मल वीक डेज पे होगा, तो ये बिजनेस आवर्स माने जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है? सबसे पहले फॉर रेफरेंसेस एंड इंक्वायरीज के लिए ड्यूरिंग द एंटायर वर्किंग आवर ऑफ द ऑफिस कस्टमर रेफरेंस और इंक्वायरी करने आ सकता है, ठीक है। आगे है कस्टमर सर्विस इंक्लूडिंग बुकिंग एंड पोस्टिंग ऑफ आइटम, प्रीमियम कलेक्शन ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। ये सर्विसेज है, कोई भी आर्टिकल को, आइटम को बुक कराने की सर्विस है, ठीक है, एंड पोस्टिंग ऑफ आइटम करने की सर्विस है, प्रीमियम कलेक्शन की सर्विस है, तो वो 6 आवर्स के लिए होगा। मनी रिमिटेंस, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, इनलैंड इंडियन पोस्टल ऑर्डर आएगा, वो 6 आवर्स के लिए होगा, ठीक है। सेविंग्स बैंक का जो सर्विस होगी वो 6 आवर्स के लिए होगी, ओके। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, ठीक है। ब्रांच पोस्ट ऑफिस शेल बी केप्ट ओपन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 आवर। ब्रांच पोस्ट ऑफिस होगी ना, बीओज होगी, वो मैक्सिमम 5 आवर्स के लिए ओपन रहेंगी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट कुछ है, इसको आप ध्यान से सुनना। इसमें क्या है? द सर्कल हेड, रीजनल हेड, डिविजनल हेड आर एम्पावर्ड to specify the period of each of the post office under their jurisdiction during which business is transacted with the public or customer, and the time at which items are being delivered, dispatched, keeping in view the maximum working hours, business hours, local convenience, and the arrival and dispatch timing of the item and working of the post office counter। अब देखो इसमें क्या है, सर्कल हेड और रीजनल हेड और डिविजनल हेड को ये पावर दी गई है, स्पेसिफाई द पीरियड ऑफ ईच पोस्ट ऑफिस। एक पोस्ट ऑफिस के टाइम को वो बिजनेस आवर्स के को स्पेसिफाई कर सकते हैं, जो उनके अंडर आते हैं, ठीक है, उनके जुरिस्डिक्शन में आते हैं, जिसमें पब्लिक या कोई कस्टमर पोस्ट ऑफिस के साथ बिजनेस कर सकता है, ओके, उनकी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, डिलीवरी डिस्पैच को देखते हुए, ठीक है। मैक्सिमम वर्किंग आवर डिफाइन किए जा सकते हैं, ठीक है, बिजनेस आवर्स लोकल कन्वीनियंस को देखकर, एंड द अराइवल एंड डिस्पैच टाइमिंग ऑफ आइटम्स को देखकर, ठीक है, उसको सब कुछ देखते हुए वो ये बिजनेस आवर्स को मतलब अपने उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसकी टाइमिंग्स को चेंज कर सकते हैं। आगे है हमारा द सर्कल हेड और रीजनल हेड में इफ़ इट नेसेसरी और एक्सपीडियंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक
और इन एनी स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस स्पेसिफाई, ठीक है। अब देखो कुछ फर्दर इसमें बताया गया है, सर्कल हेड और रीजनल हेड क्या कर सकते हैं अगर उनको कोई चीज़ नेसेसरी लगे फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक को देखते हुए, द बिजनेस आवर्स एंड द डेज अदर देन द वर्किंग डे, ठीक है। बिजनेस आवर्स एंड द डेज अदर देन द वर्किंग डेज को छोड़ के, जो कि संडे और हॉलीडेज हो सकते हैं, ड्यूरिंग विच द पोस्ट ऑफिस शैल बी ओपन फॉर बिजनेस। मीन्स क्या हो सकता है, देखो इसमें क्या बताया गया है, संडे और हॉलीडेज में सर्कल हेड और रीजनल हेड कोई भी रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक को या कोई स्पेशल सर्कमस्टांसिस को देखते हुए इसको ओपन कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, द काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन अवेलेबल ड्यूरिंग सच बिजनेस आवर्स, और इस समय कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। आगे थर्ड क्या है हमारा, सब रेगुलेशन क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स दैट मे बी टेंडर्ड फॉर बुकिंग ड्यूरिंग बिजनेस आवर टू मीट द रश ऑफ वर्क इन अ पोस्ट ऑफिस एंड टू एंश्योर द इक्विटेबल अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटी टू द पब्लिक। अब देखो इसमें क्या लिखा गया है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स दैट मे बी टेंडर्ड ऑन बुकिंग ड्यूरिंग बिजनेस आवर। अब बिजनेस आवर में मैक्सिमम कितने आर्टिकल्स आइटम्स को बुक किया जा सकता है पब्लिक के रश को देखते हुए, ठीक है, उसको भी डिफाइन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कौन किसके पास अथॉरिटी है मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स को मे बी टेंडर्ड फॉर बुकिंग ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स में कितने आर्टिकल्स मैक्सिमम बुक किए जा सकते हैं, वो है सर्कल हेड और रीजनल हेड के पास पावर्स हैं, ठीक है। पेमेंट ऑफ पोस्टेज एंड अदर सम चार्जेबल ऑन आइटम। अब इसमें क्या है हमारा, पेमेंट ऑफ पोस्टेज की जो पेमेंट है, ठीक है, वो कैसे की जाएगी, या उसके अलावा कोई भी ऐसी चार्जेबल आइटम है उस पर उसका पेमेंट कैसे होगी। पोस्टेज शैल जनरली बी पेड बाय मोड मेंशन इन रूल 9। रूल 9 में जो मोड लिखा गया है उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, उसको माना जाएगा, पेमेंट कैसे होगी, ठीक है। द प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज एंड अदर सम पेएबल ऑन एन आइटम शैल बी मैंडेटरी एक्सेप्ट अदरवाइज मेंशन इन दिस रेगुलेशंस। अब इसमें क्या कहा है, कुछ भी नहीं है इसमें। द प्री पेमेंट, कोई भी ऐसी प्री पेमेंट है उसकी पोस्टेज की, अदर सम उसकी कोई भी सम की प्री पेमेंट शैल मैंडेटली, देखो कोई भी आइटम अगर बुक होता है उसकी प्री पेमेंट जरूरी है, ठीक है। उसको कुछ कुछ एक्सेप्शन दी गई हैं, अगर इस रेगुलेशंस में कुछ मेंशन किया गया है, जैसे बुक नाउ पे लेटर का प्रोविजन है, उसको छोड़ के, ठीक है, उसको छोड़ के सभी चीज़ों पे प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज और अदर सम पेएबल मैंडेटरी है, ओके। द पोस्टेज ऑन अनकाउंटेबल आइटम एंड अनपेड आइटम, ठीक है, पोस्टेज ऑन अनअकाउंटेबल आइटम्स पे पोस्टेज एंड अनपेड आइटम्स पे जो पोस्टेज होगी उसके बारे में है। इफ द पोस्टेज रिक्वायर्ड ऑन द अनअकाउंटेबल आइटम विच हैव एम्बोस्ड postage on it is more than the value of the stamp printed on them, the difference shall be made good by the affixing additional postage stamp of the requisite value। अब ये इसमें क्या लिखा गया है, देखो अगर कोई अनअकाउंटेबल आर्टिकल बुक होता है उस पर लगनी चाहिए 10 रुपये की स्टैम्प, ठीक है, इस पर लगी हुई है 5 रुपये की स्टैम्प, तो इसका डिफरेंस है उसको स्टैम्प्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। अगर मेरे कहना चाहता हूँ कोई इन्वेल्प है हमारा 5 रुपये का इन्वेल्प है, ठीक है, इस पर स्टैम्प्स लगी हुई हैं, इसमें ऑलरेडी स्टैम्प लगी होती है, ठीक है। इस वेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस पर 10 रुपये की स्टैम्प लगनी है, तो इसका जो डिफरेंस होगा पोस्टेज स्टैम्प के रूप में यहाँ पे लगाया जाएगा, ठीक है। आगे है अनपेड और इनसफिशिएंट पेड आइटम आर लायबल टू बी केप्ट ऑन होल्ड एंड फॉर चार्जिंग द पोस्टेज ड्यू ऑन देम, ठीक है। जब कोई भी ऐसा अनपेड आर्टिकल है, इनसफिशिएंट पोस्टेज आइटम है, उसको हेल्ड किया जा सकता है, ठीक है, जब तक कि पोस्टेज टोटली उस पर ना लगाई जाए। पोस्टेज एंड चार्जेबल सम्स नॉट डीम टू बी प्रीपेड, ठीक है, पोस्टेज एंड चार्जेबल आइटम्स नॉट डीम टू बी प्रीपेड, कब कब उनको किस किस कंडीशंस में जो पोस्टेज लगाई गई है चार्जेबल सम उनको नहीं माना जाएगा, ठीक है। द पोस्टेज एंड अदर सम चार्जेबल ऑन एन आइटम शैल नॉट बी डीम टू बी प्रीपेड बाय मीन ऑफ अ प्रॉपर स्टैम्प और फ्रैंकिंग इंप्रेशन और सेल। अब देखो इसमें क्या है, अगर कोई भी आइटम पे कोई भी पोस्टेज लगी हुई है या कोई रसीद लगी हुई है या कोई फ्रैंक इंप्रेशन लगा हुआ है, तब तक वो वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। किन किन केस में ये वैलिड नहीं होगा, द सम और इम्प्रेशन ऑफ अ स्टैम्प और इम्प्रेशन विच हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड फॉर द यूज एज अ पोस्टेज स्टैम्प और फ्रैंक इम्प्रेशन और पॉइंट ऑफ सेल रसीद अंडर द रेगुलेशन एज पर रूल। जब इस रेगुलेशन के आधार पे नाल जो भी ये जो इस तरह की जो स्टैम्प्स है, इम्प्रेशन ऑफ अ स्टैम्प्स है, उसकी कोई इम्प्रेशन है, ठीक है, या कोई इम्प्रेशन है, ठीक है, उसको पोस्टेज स्टैम्प्स के रूप में या फ्रैंकिंग इंप्रेशन के रूप में नहीं यूज़ किया गया एज पर दिस रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये नहीं माना जाएगा। आगे है द स्टैम्प हैज़ बीन
ओब्लिटरेट, डिफेस्ड, टॉर्न, अगर कोई स्टैंप लगी है वो फटी हुई है तब भी नहीं मानी जाएगी वो पोस्टेज स्टैंप, ठीक है। द स्टैम्प और फ्रैंक impression or point of sale receipt has upon it any word, letter, figure, design printed or impressed upon it otherwise than by the director general before posting, ठीक है। अगर कोई भी ऐसे ही स्टैम्प्स पे कोई मार्क लगा हुआ है तो भी नहीं माना जाएगा। मार्क तभी माना जाएगा अगर डायरेक्टर जनरल उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। द स्टैम्प हैज़ बीन कट और अदरवाइज सेपरेटेड फ्रॉम एन एम्बोस्ड इन्वेल्प फ्रॉम पोस्ट कोड और रैपर, ठीक है। अगर कोई स्टैम्प इन्वेल्प से फटी हुई है तो भी ये स्टैम्प नहीं मानी जाएगी, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस रूल्स प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस रेगुलेशन शैल प्रिवेंट द परफोरेशन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प विद इनिशियल और अदर आइडेंटिफाइंग मार्क्स ट्रेस्ड इन माइन्यूट होल्स। अब इसमें क्या लिखा गया है, इसमें क्या लिखा गया है, अगर कोई स्टेम्प्स पे कोई परफोरेशन की हुई है, उस पर कोई होल्स हैं तो वो माना जाएगा, ठीक है। इस आधार पे आप इसको नॉट वैलिड नहीं कर सकते। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग इन दिस रेगुलेशन शैल प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ बुक नाउ पे लेटर आइटम और आइटम एज स्पेसिफाइड बाय एडमिनिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन फॉर टाइम। अब देखो हमने क्या कहा था, इसमें किस किस समय पे आप नहीं मान सकते कि इस पर प्रीपेड लगी हुई है। इसमें एक चीज़ को एग्जेम्पशन है जो हमने पहले यहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है। बुक नाउ पे लेटर के केस में कुछ भी स्टैम्प्स नहीं लगी होती तो वो फिर भी वैलिड मानी जाएगी, ठीक है, अगर वो प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग किया गया है आर्टिकल बुक नाउ पे लेटर प्रोविजन यूज करके, ठीक है। आगे है हमारा सप्लाई ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, ठीक है। द ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर सप्लाइंग कस्टडी सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प शैल बी स्पेसिफाइड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन फॉर टाइम। जो इसकी सेल होगी, सप्लाई होगी, कस्टडी होगी, सेल होगी पोस्टेज स्टैम्प्स की, वो एडमिनिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शंस के द्वारा बताई जाएगी, ठीक है। आगे है हमारा नो पर्सन और एंटिटी और इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म शेल सेल और डिस्ट्रीब्यूट पोस्टेज स्टैम्प और डील इन एनी अदर मैनर इन पोस्टेज स्टैम्प एक्सेप्ट विद द प्रायर परमिशन ऑफ द डायरेक्टर जनरल। अब देखो, अब ये क्वेश्चन वन मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है कि कोई भी पर्सन स्टैम्प्स अगर कोई पर्सन है या कोई एंटिटी है या कोई इंस्टीट्यूशन है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, इस पोस्टेज स्टैम्प को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता, ठीक है, किसी भी मैनर में, ठीक है, एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर जनरल की प्रायर अप्रूवल से ही कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। Whoever contravenes the provisions of सब regulations, अगर कोई भी पर्सन इस सब रेगुलेशंस को कॉन्ट्रावीन करता है, इसको वायलेट करता है, ठीक है, above or any term or condition of permission issued thereunder shall be punishable, उसको पनिशमेंट दी जाएगी अंडर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द एप्लीकेबल लॉ फॉर द लैंड। कोई भी उस समय उस लैंड पे जो लॉ चल रहे होंगे, ठीक है, उस उसकी फ्रॉडुलेंट नेचर को देख के, ठीक है। फ्रॉडुलेंट यूसेज ऑफ पोस्टेज, पोस्टेज की फ्रॉडुलेंट यूसेज कैसे होगी, द एक्ट ऑफ यूजिंग ऑफ प्रीवियसली यूज्ड पोस्टेज स्टैम्प, अगर कोई पोस्टेज स्टैम्प पहले यूज़ की गई है उसको दोबारा यूज़ किया जाता है, ठीक है, फ्रॉडुलेंटली, ठीक है, यूज़ की जाती है। और और विद इंटेंट टू कॉज लॉस टू द गवर्नमेंट, जिससे गवर्नमेंट को कोई लॉस हो, ठीक है, मॉनिटरी लॉस होता है, शैल बी पनिशेबल अंडर द एप्लीकेबल लॉ, उसको पनिशेबल लॉ के अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा। इफ सच पोस्टेज स्टैम्प इज डिटेक्टेड और एन आइटम ऑलरेडी पोस्टेड, अगर कोई ऑलरेडी पोस्टेड आइटम है उस पर कोई डिटेक्ट की गई है, ठीक है, द आइटम शैल नॉट बी डिलीवर्ड एंड डेल्ट विद द मैनर एज मे बी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, उस आइटम को डिलीवर नहीं किया जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, इलीगल मैन्युफैक्चर और यूसेज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, ठीक है, इलीगल कोई भी पोस्टेज स्टैम्प कोई इलीगली मैन्युफैक्चर कर रहा है या उसको वरतू में ला रहा है, उसमें क्या होगा, द इलीगल मैन्युफैक्चरिंग एंड यूसेज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प शैल सच एज फोर्ज्ड, काउंटरफीट, fictitious postage stamp shall be punishable with the applicable law of the land for the time being enforced। अगर कोई भी पोस्टेज स्टैम्प्स को काउंटरफीट करता है, जाली करेंसी जाली पोस्टेज स्टैम्प्स बनाता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। रिप्रोडक्शन ऑफ स्टैम्प शेल ओनली बी अलाउड फॉर इलस्ट्रेशन पर्पसेस, सिर्फ इलस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए ही किया जा सकता है इन द फ्लैटलिक पब्लिकेशन पे, ठीक है, फ्लैटलिक पब्लिकेशन के जरिए ही इनको रिप्रोडक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। और इन एन आइटम और सेक्शन रिलेटिंग हुली टू पोस्टेज स्टैम्प दैट मे अपीयर इन द पब्लिकेशन और जनरल करेक्टर एंड सच रिप्रोडक्शन शेल ओनली बी इन सच फॉर्म एज मे बी। अब देखो इसमें यही है कि अगर प्लेटलिक पब्लिकेशन के थ्रू ही इलस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए इनको रिप्रोडक्ट किया जा सकता है, ठीक है।
आगे है फ्लैटली। फ्लैटली के बारे में आपको पता होगा, हॉबी ऑफ कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स को कहा जाता है। फ्लैटली इज अ स्टडी कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, पोस्टल स्टेशनरी, पोस्ट मार्क एंड अदर फ्लैटलिक मटेरियल। ठीक है, इस स्टैम्प्स की कलेक्शन को, स्टैम्प्स की कलेक्शन को, पोस्टल स्टेशनरी कलेक्शन को, पोस्ट मार्क की कलेक्शन को, अदर फ्लैटलिक मटेरियल कलेक्शन को क्या कहा, उसकी कलेक्शन और स्टडी को क्या कहा जाता है, फ्लैटली। ठीक है, द ऑपरेशनल प्रोसीजर रिलेटेड विद द फ्लैटली शेल बी स्पेसिफाइड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव। इसके जो ऑपरेशनल प्रोविजंस होंगे वो टाइम टू टाइम बताए जाएंगे। ठीक है, फ्लैटलिक मटेरियल, फ्लैटलिक मटेरियल में क्या आएगा, ठीक है, फ्लैटलिक मटेरियल में वो आएगा, शेल बी इशूड बाय द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस द्वारा इशू की जाएंगी एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस के द्वारा टाइम टू टाइम। ठीक है, फ्लैटलिक मटेरियल इसमें क्या क्या आएगा, फ्लैटलिक स्टेम्स, ठीक है, जो स्टेम्स होंगी जो कि मतलब एक तरह से जिनका मेन पर्पस कोई कलेक्शन ऑफ स्टेम्स को लेकर है। ठीक है, कोई फर्स्ट डे कवर को फ्लैटिंग मटेरियल कहा जाएगा, ब्रोशर, ब्रोशर, इंफॉर्मेशन शीट्स, स्पेशल कवर, मैक्सिम कार्ड्स, एनुअल पैक्स, पोस्टल स्टेशनरी, वेरियस फ्लैटलिक पब्लिकेशन, एंसिलरीज। ठीक है, आगे है आर्टवर्क, प्रूफ, प्रोग्रेसिव शीट, प्रिंटेड शीट्स, प्रिंटेड प्लेट्स और फ्लैटलिक स्टैम्प्स, इसको भी हम फ्लैटलिक मटेरियल कहेंगे। पोस्टमार्क, स्लोगन, डाई, अदर आर्टिफैक्ट्स यूज्ड इन कनेक्शन विद द प्रोडक्शन ऑफ फ्लैटलिक स्टैम्प्स, इसके प्रोडक्शन के यूज़ को लेकर जो यूज़ किए गए हैं सामान, उसको भी हम फ्लैटलिक मटेरियल कहेंगे। ठीक है, अब इसको अकेले अकेले को हम आगे जाके डीपली स्टडी कर, मतलब आपको बता देंगे फर्स्ट डे कवर क्या होता है, ब्रोशर क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन शीट्स क्या होती हैं। ठीक है, फ्लैटलिक स्टैम्प्स में क्या क्या आ जाता है, स्पेशल कवर्स में क्या जाता है, मैक्सिम कार्ड्स में क्या जाता है, एनुअल पैक्स में क्या जाता है, पोस्टल स्टेशनरीज, वेरियस फ्लैटलिक पब्लिकेशंस में कौन कौन सी होंगी, एंसिलरीज क्या होंगे, अब आगे जाके देखेंगे। ठीक है, आगे है हमारा द डायरेक्टर जनरल शेल स्पेसिफाई बाय एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन द फ्लैटलिक मटेरियल टू बी सोल्ड इन द पोस्ट ऑफिस। अब देखो, एक पोस्ट ऑफिस में फ्लैटिंग मटेरियल को कैसे सेल किया जाएगा, उसकी इंस्ट्रक्शंस कौन निकालेंगे, डायरेक्टर जनरल निकालेंगे। ठीक है, ऑल द एक्टिविटी corresponding to production and issue of electric shall be carried out as per instruction, जो भी होगा वो टाइम बाय टाइम इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही होगा। इशुएंस ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, द पोस्टेज स्टैम्प शैल बी इशूड इन द फॉलोइंग टाइप, नेमली कौन कौन किस किस तरह की पोस्टेज स्टैम्प इशू की जा सकती है। ठीक है, इशू की जाएगी डेफिनेटिव स्टैम्प्स। अब देखो, डेफिनेटिव स्टैम्प्स जिसको हम साधारण स्टैम्प्स भी कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल टर्म्स में देखें, सिंपल स्टैम्प्स कहा जा सकता है, जो बेसिकली मतलब पोस्टेज, द डेफिनेटिव स्टैम्प्स आर पोस्टेज स्टैम्प्स स्पेसिफिकली इशूड। ठीक है, जो स्पेसिफिकली किसके लिए इशू की जाती है, टू मीट द डे टू डे पोस्टेज पोस्टेज नीड्स, डे टू डे पोस्टेज नीड्स को देखते हुए जो स्टैम्प्स इशू की जाएंगी उसको कहा जाएगा डेफिनेटिव स्टैम्प्स। ठीक है, and are made available for sale for a period till stocks of a particular series last, which shall be printed or reprinted in different denominations as per the requirement of the post office। अब ठीक है, अब कब तक ये वैलिड होंगी, जब तक इनका स्टॉक पोस्ट ऑफिस में पड़ा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कमेमोरेटिव स्टैम्प्स। कमेमोरेटिव स्टैम्प्स कौन सी होंगी, कोई कोई खास ओकेजन्स को देखते हुए या किसी चीज़ को ऑनर के, किसी के ऑनर के लिए या कोई भी पर्टिकुलर फेस्टिवल को देखते हुए जो भी स्टैम्प्स लॉन्च की जाएंगी उसको हम कमेमोरेटिव स्टैम्प्स कहेंगे, खास ओकेजन के लिए। ठीक है, कमेमोरेटिव स्टैम्प्स आर पोस्टेज स्टैम्प्स इशूड टू कमेमोरेट एन इवेंट, किसी भी इवेंट को कमेमोरेट करने के लिए, इंस्टीट्यूशंस को कमेमोरेट करने के लिए, थीम को, पर्सोनेज, कोई पर्सन को, विच शेल बी प्रिंटेड ओनली वंस, जो सिर्फ वन टाइम ही प्रिंट की जाएगी। ठीक है, ये लिमिटेड नंबर, एक लिमिटेड नंबर से होगी। ठीक है, ये प्रिंट मतलब क्या होगा, तो देखो जो डेफिनेटिव स्टैम्प्स थी वो अनलिमिटेड स्टैम्प्स होती हैं प्रिंट। ठीक है, जो कमेमोरेटिव स्टैम्प्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, कुछ नंबर पे ही कुछ नंबर्स की ही होती हैं ये। ठीक है, एंड आर सोल्ड फॉर लिमिटेड पीरियड, कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए ही सोल्ड की जाती हैं, एंड मे बी स्पेसिफाइड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन टाइम थ्रू फ्लैटलिक ब्यूरो के जरिए, फ्लैटलिक काउंटर के जरिए, ऑनलाइन चैनल्स, ऑथराइज्ड ऑफिस में ही ये सोल्ड की जाती हैं। द कमेमोरेटिव स्टैम्प्स मे बी केप्ट एज कलेक्टेबल स्टैम्प्स एंड मे बी यूज्ड फॉर पेमेंट। अब देखो, जो कमेमोरेटिव स्टैम्प्स हैं इसको कलेक्ट भी किया जा सकता है और पोस्टेज के रूप में इसको यूज़ भी किया जा सकता है। ठीक है, स्पेशल स्टैम्प्स क्या होंगी, कौन कौन सी किस स्टैम्प्स को हम स्पेशल स्टैम्प्स कहेंगे। स्पेशल स्टैम्प्स आर पोस्टेज स्टैम्प्स विच आर थीमेटिक, थीम्स की होंगी, किस 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 को रिलेटेड, किस
किसके रिलेटेड बनी होगी? फ्लोरा एंड फौना, आर्किटेक्चर और आर्ट विदाउट कमेमोरेटिंग एनी स्पेशल इवेंट। अब जो कोई स्पेशल इवेंट को कमेमोरेट नहीं करेंगी, वो किसी या कोई फ्लोरा फौना को लेके है, आर्ट आर्किटेक्चर को लेके बनी है, कोई आर्ट को लेके बनी है, ठीक है? मतलब कोई हमारा जैसे हमारे फ्लावर्स को लेके है कोई, ठीक है? एनिमल्स कोई, ठीक है, वो देख के बनी है, ठीक है? उनके रिलेटेड जो भी स्टेम्स होंगी वो स्पेशल स्टेम्स होंगी, ठीक है? जॉइंट इशू स्टैम्प, जॉइंटली मतलब कोई जॉइंटली इशू की गई हैं, ठीक है? आर पोस्टेज स्टैम्प्स विच आर इशूड बाय इंडिया एंड एनी अदर कंट्री ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन। इंडिया जब किसी कंट्री के साथ एग्रीमेंट के आधार पे कोई स्टैम्प्स इशू करता है, उस स्टैम्प को क्या कहा जाएगा? जॉइंट इशू स्टैम्प्स कहा जाएगा। माई स्टैम्प्स, माई स्टैम्प, ठीक है? माई स्टैम्प्स, ठीक है? आगे माई स्टैम्प्स में क्या होगा? माई स्टैम्प्स आर सच स्टैम्प्स, मेरी स्टैम्प्स विच आर इशूड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड प्रिंटिंग एलिमेंट प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर और प्रोपोनेंट। देखो, जो स्टैम्प्स कोई कस्टमर अपने अकॉर्डिंग छपवाना चाहता है, पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड करके छपवाना चाहता है, उसको हम क्या कहेंगे? माई स्टैम्प्स, ठीक है? सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन विद एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइड। अब जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसको देखते हुए, ठीक है? आगे है इशुएंस ऑफ कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प्स। अब जो एक कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प्स की इशुएंस को लेकर क्या है? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया में टेंडर अ प्रपोजल फॉर इशुएंस ऑफ कमेमोरेटिव स्टैम्प्स इन अकॉर्डेंस विद द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। कोई भी भारत का नागरिक इसको अगर वो चाहता है कमेमोरेटिव स्टैम्प्स को मतलब कोई प्रपोजल देना चाहता है तो वो प्रपोजल दे सकता है, ठीक है? All such proposals shall be examined on the basis of administrative instructions specified by the। जो जो ये प्रपोजल होगा वो किसके आधार पे किया जाएगा? जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी इंस्ट्रक्शंस बनाएगी, ठीक है, उसके आधार पे वो होना चाहिए। प्रोपोनेंट्स फॉर इशू ऑफ अ कमेमोरेटिव स्टैम्प रिलेटिंग टू द इंस्टीट्यूशन। अगर प्रोपोनेंट ने कोई ऐसी बनाई है, कोई इंस्टीट्यूशंस को लेके कोई प्रपोजल दिया है, उसकी स्टैम्प्स लॉन्च हों, ठीक है, कमेमोरेटिव स्टैम्प्स इवेंट्स को लेकर है, ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर है, ठीक है, टू मेक अ मैंडेटरी परचेज। अब उसको कुछ मैंडेटरी परचेज करना पड़ेगा, कुछ उसकी कुछ हिस्सा उसको परचेज करना ही पड़ेगा, ठीक है? प्रोवाइडेड दैट इन एक्सेप्शनल एंड डिजर्विंग केसेस सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसको देखते हुए अगर कोई एक्सेप्शनल केस आ जाता है, कोई ऐसी डिजर्विंग, कोई बहुत ही डिजर्विंग केस आ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्रोविजंस को रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है? आगे क्या है हमारा? द डिनोमिनेशन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प शैल बी इन कॉन्सोनेंस विद द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पोस्टेज। अब जो डिनोमिनेशन, जो पोस्टेज स्टैम्प की डिनोमिनेशन होगी वो सेम ही होगी जो डोमेस्टिक में या तो उसको डोमेस्टिकली यूज़ कर लो या इंटरनेशनली यूज़ कर लो, उसकी वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है? नो पोस्टेज स्टैम्प शैल बी इशूड ऑन अ लिविंग पर्सनैलिटी। लिविंग पर्सनैलिटी पे कोई भी फ़ोटो नहीं इशू की जाएगी, मीन्स जीवित इंसान के की फ़ोटो कभी मतलब स्टैम्प्स कभी इशू नहीं की जाएगी इसमें। अब देखो, इसमें क्या है, सचिन तेंदुलकर की जब वो रिटायर हुए थे, सिर्फ उनकी ही है जो मतलब ये लिविंग पर्सनैलिटी हैं जिनकी स्टैम्प्स इशू की हैं। इससे पहले क्या थी, एक और थी, इंदिरा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी हमारी इंदिरा गांधी, उन पे भी ये इशू की गई थी, ठीक है? आगे है हमारा स्टैम्प डिज़ाइन एंड डिनोमिनेशन शैल बी अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल। जो ये स्टैम्प्स का डिज़ाइन होगा, डिनोमिनेशन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया जाएगा। देखो ये वन टाइप क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? जो ये डिज़ाइन होगा, जो कोई प्रपोजल देता है उस प्रपोजल के अकॉर्डिंग अगर वो बनती है, उसका डिज़ाइन और डिनोमिनेशन कौन अप्रूव करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है? मैंने आपको ये बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन में क्या क्या आता है, फर्स्ट वीडियो में बहुत डीपली बताया गया था, आप उसको प्लीज़ देखें, ज़रूर देखें, ठीक है? देखो, जो मैंने इससे पहले आपको पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 के बारे में बताया था ना, वो मैंने सिंगल सिंगल वर्ड को की डेफिनेशन पूरी बताई थी, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या आता है, एक्ट क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं, बिल क्या होता है, रेगुलेशंस क्या होते हैं, कौन इनको अप्रूव करता है, कब ये एक्ट मान्यता में आता है, इसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पूरा डीपली बताया गया है। प्लीज़ आप उसको दोबारा ज़रूर पढ़ लें, अगर आपने नहीं स्टडी किया तो ज़रूर उसको देख लें, ठीक है? आगे है हमारा ऑल फिलेट्रिक स्टेम्स रोशर फर्स्ट कवर फिलेट्रिक ancillaries shall be sold by the post office or the on the donated value or on the value specified by the administration। अब देखो, जो ये सभी होगा वो कहाँ पे सेल किया जाएगा? पोस्ट ऑफिस पे, ठीक है? एक
एक वैल्यू पे कहा जाएगा जो जो ये डिनोट जो वैल्यू उस पे होगी उस वैल्यू पे ये सोल्ड किए जाएंगे, ठीक है। या फिर इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो वैल्यू दी गई है या इन फ्यूचर दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग सेल सोल्ड होंगे, ठीक है। आगे है हमारा फ्लैटलिक एडवाइजरी कमेटी। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये। फ्लैटलिक एडवाइजरी कमेटी, अब देखो एडवाइजरी नेचर की एक कमेटी बनाई जाएगी, किसको लेकर, फ्लैटलिक को लेकर, ठीक है। द फ्लैटलिक एडवाइजरी कमेटी शेल एडवाइज, ये एडवाइस नेचर की है, एडवाइस ही देगी ऑन द इशुएंस ऑफ कमेमोरेटिव स्टैम्प्स को लेकर, स्पेशल स्टैम्प्स को लेकर और एनी अलाइड मैटर रिलेटेड देयर ऑन, और इसके संबंधी जो भी ऐसे मैटर्स होंगे उस पर किसको एडवाइस देगी वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें कौन कौन से इसके मेंबर कौन कौन से होंगे। द यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द फ्लैटलिक एडवाइजरी कमेटी। अब देखो ये एक्स ऑफिशियो का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ये होता है जो भी पर्सन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के होंगे वो ऑटोमेटिकली इसके चेयरपर्सन माने जाएंगे, ठीक है। फ्लैटलिक एडवाइजरी कमेटी के चेयरपर्सन माने जाएंगे। एंड शेल नॉमिनेट, ये नॉमिनेट क्या आगे नॉमिनेट भी करेंगे, ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ये नॉमिनेट करेंगे इस कमेटी के एज पर द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। मैनर ऑफ फिक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स, किस मैनर से स्टैम्प को अफिक्स किया जाएगा। द स्टैम्प्स अफिक्स्ड टू एन आइटम मस्ट बी कंप्लीटली एडेसिव, वो कंप्लीटली उस पर चिपी होनी चाहिए टू द आइटम इटसेल्फ एंड नॉट टू एनी पार्ट और इट्स कंटेंट और एनी सेपरेट लेबल और अदर डिवाइस टाइड और अटैच टू द आइटम, उसके उसके साथ कोई भी ऐसी आइटम अटैच नहीं की जानी चाहिए, ठीक है। द स्टैम्प शुड बी अफिक्स्ड टू द राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड। अब देखो जो स्टैम्प्स है, अब देखो जो अगर किसी कस्टमर ने हमें आपको इन्वेल्प दिया है उस पर स्टैम्प्स कहाँ लगी होनी चाहिए, टॉप राइट कॉर्नर पे लगी होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे स्टैम्प्स लगी होनी चाहिए। द प्रोविजंस ऑफ दिस रेगुलेशन शैल अप्लाई टू फ्रैंकिंग ऑफ आइटम इन टोटो, एज सेम ही अगर कोई आइटम पे फ्रैंक किया गया है वो भी राइट पे होना चाहिए, ठीक है। आगे 17th हमारा रेगुलेशन क्या है, प्राइस ऑफ पोस्टेज स्टैम्प एंड स्टेशनरी, ठीक है। पोस्टेज स्टैम्प, पोस्ट कार्ड, लेटर कार्ड एंड एरोग्राम शेल बी सोल्ड फॉर द डिनोटेड वैल्यू ऑफ द स्टैम्प्स विच दे बियर, उसी वैल्यू पे होंगे जिस जो वैल्यू उन पे लिखी जाएगी। द एम्पोज्ड इन्वेल्प एंड द रेगुलेशन रजिस्टर्ड इन्वेल्प शेल बी सोल्ड एट द प्राइस। अब जो इन्वेल्प एम्पोज्ड इन्वेल्प्स होंगे जिस पे मतलब स्टैम्प्स लगी होंगी, ठीक है, या कोई इन्वेल्प उभरे हुए इन्वेल्प्स होंगे एंड द रजिस्टर्ड इन्वेल्प्स जो भी होंगे वो उस प्राइस पे जो ये इस टेबल के फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है उस रेट के हिसाब से वो सोल्ड होंगे। स्पेशल राखी इन्वेल्प शेल बी सोल्ड एट अ प्राइस एज अ सर्कल हेड कंसर्न में डिटरमाइन। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जो स्पेशल राखी इन्वेल्प है उसको उसके प्राइस को कौन डिटरमाइन करेगा, सर्कल हेड डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। स्टैंडर्ड फॉर एड्रेसिंग ऑन डोमेस्टिक आइटम, अब देखो डोमेस्टिक आइटम पे अगर एड्रेसिंग होगी तो उसका क्या स्टैंडर्ड्स रहेंगे, कैसे कस्टमर को एड्रेसिंग करनी चाहिए, ठीक है। एन आइटम शेल नॉट हैव मोर देन वन एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस, अगर कोई आइटम बुक होती है उस पर एक ही एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। एड्रेसी का ओनली वन एड्रेस इज परमिसिबल, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन द सब रेगुलेशन शेल प्रिवेंट द डिलीवरी ऑफ एन आइटम टू अनदर एड्रेसी एज मे बी स्पेसिफाइड। अब देखो इसमें क्या है, इसमें ये क्या कहा गया है, अगर इसको रिडायरेक्ट किया जाता है तो सेकेंड एड्रेस भी उस पर आ सकता है, ठीक है। आगे है इस फॉर्मेट में होना चाहिए, आगे हम देख रहे हैं द एड्रेस आइदर हैंड रिटन या हैंड रिटन हो, हाथ के द्वारा लिखा गया हो, या मशीन के द्वारा लिखा गया हो, शेल कंटेन सच एलिमेंट्स एंड इन सच ऑर्डर एज गिवन बिलो, इस ऑर्डर में ही होना चाहिए, ठीक है। नेम, केयर ऑफ, मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, हाउसिंग, बिल्डिंग, ठीक है, अपार्टमेंट, स्ट्रीट, रोड, लेन, लैंडमार्क, एरिया, लोकेलिटी, विलेज, ऐसे ऐसे, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड या पोस्ट कोड। अब पोस्ट कोड का कंसेप्ट भी इंडिया पोस्ट ने अब एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है, ठीक है। आगे है हमारा सब रूल, द एड्रेस
of the addressee shall be written in the center of the front side and the address of the sender shall be written on the lower side of the front side of the envelope. अब देखो ये क्या है, लोअर लेफ्ट में। अब जो आइटम है कस्टमर बुक करवाने के लिए आता है, अब जो एड्रेसी का एड्रेस यहाँ पे होना चाहिए और सेंटर का एड्रेस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अगर ये आइटम डोमेस्टिकली बुक होता है, ठीक है, डोमेस्टिक अगर मत मीन्स क्या है, इसका एड्रेसी इंडिया में ही है कहीं पे, तो इसका फॉर्मेट ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ये एड्रेसिक मीन्स टू एंड फ्रॉम, ठीक है। एड्रेस ऑफ द एड्रेसी एंड द सेंडर शुड बी स्टार्टेड विद द वर्ड टू एंड फ्रॉम में होना चाहिए, ठीक है। जिसको जानी है उस पर टू आएगा, जो सेंड करने वाला है उस पर फ्रॉम आएगा, ये आप सभी को पता है, ठीक है। ब्लैंक स्पेस ऑफ मिनिमम, अब देखो ये हम थोड़ा सा पिक्चर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। अब देखो ब्लैंक स्पेस ऑफ मिनिमम 15 mm शैल बी केप्ट फ्रॉम लेफ्ट टॉप राइट। अब देखो अगर कोई कस्टमर आइटम ये बुक करवाता है, ठीक है, इस पे जहाँ जिसको जानी है टू आएगा, यहाँ पे फ्रॉम आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया है, इस पे जो ये स्पेस है, ये वाली स्पेस, ये स्पेस और ये स्पेस कम से कम 15 mm ये होनी चाहिए, ठीक है। ये वाली स्पेस, ये स्पेस और ये स्पेस, ठीक है। आगे क्या है, द एड्रेस ब्लॉक ऑफ द एड्रेसी शैल हैव मिनिमम गैप ऑफ 40 mm फ्रॉम टॉप। अब टॉप से ये 40 mm होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से 15 15 15, टॉप से 40। अगर इसको हम थोड़ा सा ऐसे करके देख लेते हैं, ठीक है। अगर ये आइटम है टू फ्रॉम, ठीक है, यहाँ पे एड्रेस है, जो जिस फॉर्मेट में मतलब जो ये फॉर्मेट बताया गया है ना, स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं, ये दोनों पे एप्लीकेबल रहेंगे, सेंडर सेंडर और रिसीवर के दोनों के उसमें टर्म्स में। अब ये क्या था, यहाँ से जो गैप है 15 mm, यहाँ से भी 15 mm, यहाँ से भी 15 mm गैप होना चाहिए, यहाँ से 40 mm, ठीक है। आगे क्या है, स्टेम्स एंड फ्रैंक इंप्रेशन शैल बी अफिक्स्ड इन मैक्सिमम एरिया ऑफ 74 mm ऑन द अपर राइट कॉर्नर। जिससे पहले हमने बात की थी, जो स्टेम्स होंगी वो यहाँ पे आएंगी, वो कितना एरिया कवर कर सकती हैं, 74 mm का एरिया ही मैक्सिमम कवर कर सकती हैं। ऐसे नहीं है कि कस्टमर पूरा फुल आर्टिकल को भर दे या बैक साइड पे लगा के भर दे, ऐसे नहीं पॉसिबल है, ठीक है। द एड्रेस ऑफ द एड्रेसी एंड सेंडर शैल बी पोजीशनड पैरेलल टू द लाइन ऑफ द इन्वेलप। जो इन्वेलप का जो ये लाइन है, इसके पैरेलल ही एड्रेस लिखा जाएगा, ठीक है, ओके। द जोन ऑफ 10 mm अराउंड द एड्रेस ब्लॉक शुड बी फ्री फ्रॉम एनी प्रिंटिंग ऑन द प्रिंटर राइट प्रिंटिंग और राइटिंग। अब देखो जो एड्रेस ब्लॉक है, जो ये मैंने आपको बताया एड्रेस ब्लॉक, इसके यहाँ से यहाँ तक, यहाँ ये भी स्पेस खाली होनी चाहिए 10 mm, ठीक है, ठीक है, यहाँ से स्पेस खाली होनी चाहिए। आगे है हमारा नॉन एड्रेसिंग इन्फॉर्मेशन सच एज सेंडर कोड, सीरियल, अकाउंट नंबर और अदर इन्फॉर्मेशन आर नॉट टू बी जनरली इंक्लूडेड इन द एड्रेस ऑफ द एड्रेसी और इफ नेसेसरी शुड बी प्रिंटेड अबव द फर्स्ट लाइन बट नेवर बिलो द लास्ट लाइन ऑफ द एड्रेस। इसमें कुछ भी नहीं है, ये बताया गया है अगर इस एड्रेस पे कोई भी अगर अकाउंट नंबर आ जाता है या कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो वो टॉप पे लिखी जाए, मिडिल पे ना लिखी जाए, ठीक है। द स्पेसिंग बिटवीन द एड्रेस लाइन शुड बी यूनिफॉर्म एंड बी मोर देन 1 mm, जो एंड लेस देन 5 mm। जो एड्रेस है उस पर जो बीच की स्पेसिंग है 1 mm से लेके 5 mm तक ही होनी चाहिए, ठीक है। आगे है हमारा द मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर पर लाइन इज 40 करेक्टर। एक लाइन में मैक्सिमम 40 करेक्टर ही हो सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ राहुल, और देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, इंक्लूडिंग स्पेस भी कोई आ जाता है, राहुल गर्ग आ जाता है, जैसे GARG, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे ये 10 करेक्टर का हो गया, ठीक है। मैक्सिमम 40 करेक्टर्स के एक लाइन में यूज हो सकते हैं, लिख सकता है कस्टमर, एक्सक्लूडिंग स्पेस बिटवीन वर्ड, स्पेस को छोड़ के, इस स्पेस को छोड़ के, सॉरी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। ये इसके करेक्टर को प्लस इसके करेक्टर को, स्पेस को छोड़ के। आगे है हमारा एन अकाउंटेबल आइटम टेंडर्ड एट द पोस्ट ऑफिस फॉर ट्रांसमिशन शैल नॉट बी एक्सेप्ट अनलेस दे आर एड्रेस टू अ पर्टिकुलर पर्सन और फर्म और इंस्टीट्यूशन। अगर वो किसी पर्टिकुलर पर्सन या एड्रेस पे पूरा प्रॉपर नहीं, अगर प्रॉपर लिखा हुआ है तभी डिलीवर होगा, अदरवाइज नहीं होगा ये। सच आइटम
Such items addressed to a particular person or firm care of the post box and the name of the office where the post box is located shall also be accepted. अब देखो, अगर ये आइटम अगर ये आइटम देखो एड्रेस की गई है, कोई पर्टिकुलर पर्सन को एड्रेस की गई है या किसी फर्म को की गई है, इस पे कोई केयर ऑफ करके पोस्ट बॉक्स का नंबर लिखा गया है एंड द नेम ऑफ द ऑफिस लिखा गया है वेयर द पोस्ट बॉक्स इज लोकेटेड शैल आल्सो बी सेपरेट। अब एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट आर एड्रेस टू द पर्सन और फर्म इन हुज नेम द पोस्ट बॉक्स स्टैंड्स रजिस्टर्ड। ठीक है, जो पोस्ट बॉक्स नंबर दिया गया है वो वैलिड होना चाहिए। ठीक है, provided that in the office of delivery if it is found that there is no post box, अगर कोई पोस्ट बॉक्स है ही नहीं, यहाँ पे पोस्ट बॉक्स लिखा गया, नंबर लिखा गया, मगर वो एक्चुअल में ला ही नहीं करता, इन द नेम ऑफ द एड्रेसी, उस एड्रेसी के नाम पे, या द एड्रेसी हैज़ सीज्ड टू रेंट ऑफ द पोस्ट बॉक्स, अगर किसी एड्रेसी ने वो पोस्ट बॉक्स परचेज किया हुआ था, उसने उसका रेंट नहीं दिया, वो उसका फॉरफिट हो गया, उस केस में क्या होगा, द आइटम शैल बी रिटर्न टू द सेंटर। अब वो आइटम रिटर्न टू सेंटर मानी जाएगी। ठीक है, आगे क्या है हमारा, मेल फॉर डिफेंस सर्विसेज पर्सोनल। जो डिफेंस सर्विसेज पर्सोनल की जो मेल होगी उसका क्या, वो कैसे करी जाएगी, उसके स्टैंडर्ड्स को, एड्रेसिंग स्टैंडर्ड्स कैसे होंगे। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स शैल बी फर्निश्ड इन द एड्रेस इन केस ऑफ आइटम फॉर द पर्सनल ऑफ द डिफेंस सर्विसेज। अगर कोई डिफेंस सर्विसेज पर्सनल को कोई एड्रेस मतलब आइटम डिलीवर करनी है तो वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, उसका एड्रेस, नंबर, रैंक, नेम, यूनिट, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। सच आइटम शुड बी एड्रेस्ड टू केयर ऑफ 56 एपीओ या 99 एपीओ में उसका एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्शन इन मेथड ऑफ एड्रेसिंग ऑफ आइटम इन सर्टन केसेस। किस केसेस में इस एड्रेसिंग के स्टैंडर्ड्स को आप एग्जेम्प्ट कर सकते हो, वो केस कौन कौन से हैं, आइटम या आइटम्स एड्रेस टू सच अथॉरिटीज एंड विद स्पेसिफाइड सुपरस्क्रिप्शन ऑन द एनवेलप। ठीक है, जो खास पर्सनस हैं टेंडर्ड एट द पोस्ट ऑफिस, उस पोस्ट ऑफिस में अगर कोई दे रहा है कस्टमर, शैल बी एक्सेप्टेड फॉर ट्रांसमिशन विदाउट द नेम, उनके नेम के अगर नेम भी नहीं लिखा हुआ या कंप्लीट एड्रेस भी नहीं है फिर भी ये बुक किए जा सकते हैं, जैसे कि पीएम ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसे। ठीक है, ये सफिशेंट है, ये नेम सफिशेंट है। ठीक है, आइटम को डिलीवर करने के लिए ये नेम सफिशेंट है। आगे क्या आएगा, स्टैंडर्ड्स फॉर एड्रेसिंग ऑन इंटरनेशनल आइटम। अब देखो इससे पहले मैं एक पॉइंट यहाँ पे रह गया, जो ये मैंने आपको कहा है ना, एड्रेसिंग, एड्रेसिंग में दोनों एड्रेसिंग आ जाती है, टू पे भी ये वैलिड होगा, फ्रॉम पे भी ये वैलिड होगा। ठीक है, आगे है हमारा एग्जाम्शन इन मेथड ऑफ एड्रेसिंग सर्टेन केसेस। अब है स्टैंडर्ड्स फॉर एड्रेसिंग ऑन इंटरनेशनल आइटम्स पे स्टैंडर्ड्स ऑफ एड्रेसिंग क्या रहेंगी। ठीक है, आइटम शेल नॉट हैव मोर देन वन डिलीवरी एड्रेस, जो ये पहले था, एक से ज़्यादा एड्रेस नहीं हो सकता, अगर रिट्रैक्शन है तो ये हो सकता है। ठीक है, द एड्रेस आइदर हैंड रिटन हो सकता है, मशीन के थ्रू हो सकता है। ठीक है, शेल बी वर्डेड इन अ प्रिसाइज फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट एंड लेजिबल मैनर, साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि आइटम इजीली ट्रांसमिट किया जा सके। ठीक है, जिस कंट्री में ये जा रहा है। द एड्रेस टू द सेंटर ऑफ द एड्रेस मस्ट बी रिटर्न, जो ये एड्रेस लिखा हो वो रोमन लैंग्वेज लेटर्स में लिखा हो, मतलब इंग्लिश लेटर्स में, ABCDE ऐसे करके। ठीक है, एंड इन अरेबिक नंबर 1 2 3 4 5 नंबर चूज किए गए हों। ठीक है, एंड वेन एवर रिक्वायर्ड, अगर कोई रिक्वायरमेंट है, द एड्रेस ऑफ द एड्रेसी में आल्सो बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। अब देखो ये तो मस्ट ही है, आपको इंग्लिश और न्यूमेरिक में लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई कंट्री में भेज देना चाहते हो, जैसे कोई भी ऐसी कंट्री जैसे पाकिस्तान में कोई आर्टिकल डिलीवर होना है तो उर्दू में लिखा जा सकता है, ये तो लिखना ही पड़ेगा, उसके साथ आप ये लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द नेम ऑफ द प्लेस ऑफ द डेस्टिनेशन एंड द कंट्री और टेरिटरी ऑफ डेस्टिनेशन शैल बी रिटन इन कैपिटल लेटर। जो ये डेस्टिनेशन, अब देखो किस किस चीज़ को कैपिटल लेटर्स में लिखना है, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन की प्लेस, कहाँ पे ये जाना है, कंट्री को, ठीक है, या टेरिटरी को, ठीक, जहाँ पे ये जानेंगे उसको आपने कैपिटल वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, टुगेदर विद द करेक्ट पोस्ट कोड, उसका पोस्ट कोड करेक्ट होना चाहिए और डिलीवरी जोन नंबर करेक्ट होना चाहिए, विच एवर एप्लीकेबल, जो भी है। ठीक है, आगे है द एड्रेस ऑफ द सेंटर एड्रेस, द एड्रेस ऑफ द सेंटर एड्रेस शेल कंटेन सच एलिमेंट्स, इसमें ये एलिमेंट्स होने चाहिए, कौन कौन से, नेम, मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, बिल्डिंग, स्ट्रीट, पोस्ट बॉक्स,
पोस्ट ऑफिस, सिटी टाउन, रूरल एरिया, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, पोस्ट कोड, कंट्री, टेरिटरी, ये होना चाहिए, इस मैनर में होना चाहिए, ठीक है। The address of the addressee shall be written on the right of the front side and address of the sender shall be written on the lower left of the front side of the envelope। अब देखो ये तो इम्पोर्टेंट है, अगर कोई आइटम कस्टमर बुक करवाता है जो कि टेंडर की गई है फॉरेन कंट्री के किसी एड्रेसी को, तो उस केस में फॉर्मेटिंग कैसे होगी? टू एड्रेस कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। फ्रॉम का एड्रेस कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, ठीक है। अब डोमेस्टिकली की मैंने बात की थी, उसमें क्या था? मिडिल में टू का एड्रेस आएगा, लेफ्ट बॉटम में इसका फ्रॉम का एड्रेस आएगा, ठीक है। इसमें वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे है हमारा द एड्रेस ऑफ द एड्रेसी एंड द सेंडर शुड बी स्टार्टेड विद द वर्ड टू एंड फ्रॉम। ये आपको पता ही है, टू और फ्रॉम से होना चाहिए ये। अब ये जैसे हमने पहले पढ़ा था, आर्टिकल जो बुक होगा, ठीक है, फॉरेन के केस में ये टू एड्रेस, ये फ्रॉम एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिंग, यहाँ पे स्पेसिंग, यहाँ पे स्पेसिंग जो होगी 15 mm की होगी, ठीक है। टॉप पे इसकी स्पेसिंग क्या होगी, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। टॉप पे 40 mm होगी, ठीक है। आगे क्या है हमारा? जो ये अब देखो आगे है हमारा, स्टैम्प्स एंड फ्रैंक इम्प्रेस शैल बी फिक्स्ड इन मैक्सिमम एरिया ऑफ 4 mm ऑन द अपर राइट कॉर्नर। अपर राइट कॉर्नर के 4 mm पे ही इसको स्टैम्प्स को अफिक्स किया जा सकता है, ठीक है। अब ये है हमारा, जैसे पहले था हमारा जो 10 mm अराउंड द एड्रेस ब्लॉक शुड बी फ्री, अब एड्रेस ब्लॉक के 10 mm को स्पेसिंग छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। ओके, एक लाइन में 40 कैरेक्टर से ज़्यादा लाइन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, एक लाइन में दूसरी लाइन में मैक्सिमम 1 से लेकर 5 mm तक स्पेसिंग की जा सकती है, ठीक है। इससे ज़्यादा या कम नहीं की जा सकती, ठीक है। ये देख लिया, ये हमने रीड कर लिया। अकाउंटेबल आइटम टेंडर्ड एट द पोस्ट ऑफिस फॉर ट्रांसमिशन शैल नॉट बी एक्सेप्ट अनलेस दे आर एड्रेस्ड एज पर रेगुलेशन 18-19 सब रेगुलेशन 5। इस रेगुलेशन को जो हमने इससे पहले रेगुलेशन पढ़ी है, अगर इसके अकॉर्डिंग नहीं है तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। पोस्टिंग ऑफ आइटम, किस तरह से आइटम को पोस्ट किया जाएगा, ठीक है। द प्रोसेस द फॉलोइंग मोड्स में बी यूज्ड फॉर पोस्टिंग ऑन, किस किस मोड से आइटम को पोस्ट किया जा सकता है सेंडर के द्वारा, वो कौन कौन सी हैं? लेटर बॉक्स, इसमें आइटम्स को पोस्ट किया जा सकता है, उसमें लेटर बॉक्स में। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको देखना जरूर, ठीक है। लेटर्स, इसमें क्या क्या पोस्ट किया जा सकता है सेंडर के द्वारा? लेटर्स किए जा सकते हैं, लेटर कार्ड, एरोग्राम, पोस्ट कार्ड, एयरमेल पोस्ट कार्ड, बुक पोस्ट, स्मॉल पैकेट, प्रिंटेड पेपर्स, लिटरेचर फॉर ब्लाइंड शैल बी पोस्टेड। अब ये इतनी सारी चीज़ें उसमें पोस्ट लेटर बॉक्स में की जा सकती हैं पोस्ट, ठीक है। और ये प्री कंडीशन क्या है? फुली प्रीपेड होनी चाहिए ये, ठीक है। स्टैम्प्स टोटली जो जितना चार्ज हो उस पर उतना पोस्टेज स्टैम्प्स के रूप में लगा हो, ठीक है। नोट 1, इसमें नोट में क्या है? रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर आइटम, जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हैं, प्रोडिकल पोस्ट हैं, जो प्रोडिकल पोस्ट हैं एंड फ्रैंक्ड आइटम शेल नॉट बी पोस्टेड इन द लेटर बॉक्स। अब देखो लेटर बॉक्स, ये क्वेश्चन आ सकता है, लेटर बॉक्स में कौन कौन सी आइटम्स को पोस्ट नहीं किया जा सकता? रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हैं, उसको नहीं किया जा सकता। पीरियोडिकल पोस्ट है, उसको नहीं किया जा सकता। फ्रैंक्ड आइटम्स हैं, उसको नहीं किया जा सकता, ठीक है। इनको छोड़ के और ये किए जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे नोट 2 क्या कहता है? कोई भी काउंटेबल आर्टिकल है ये काउंटर पे ही हो, लेटर बॉक्स में ना किया जाए। आगे नोट 3 हमारा क्या कहता है? कोई भी बड़ा आइटम है, लार्ज आइटम है, जो कि पोस्ट बॉक्स में नहीं डाली जा सकती, उसको मे बी रिसीव्ड बाय हैंड एट द विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस की विंडो पे हैंड ओवर करना पड़ेगा, उसको अकाउंटेबल आइटम नहीं मान सकते हम। पोस्ट ऑफिस काउंटर को की डेफिनेशन में क्या आता है? ऑल द काउंटेबल आर्टिकल शैल बी प्रेजेंटेड एट द काउंटर ऑफ पोस्ट ऑफिस फॉर ट्रांसमिशन बाय पोस्ट, ठीक है। सभी काउंटेबल आर्टिकल पोस्ट ऑफिस के काउंटर पे बुक होने के लिए आएंगे। फ्रेंचाइजी आउटलेट, फ्रेंचाइजी जैसे फ्रेंचाइज होता है ना, फ्रेंचाइजी ले लेता है कोई कस्टमर हमारी पोस्ट ऑफिस की के हमारी बिजनेस आके, वो
किसी फर्दर कस्टमर्स को प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। उसमें क्या है, आइटम्स एज स्पेसिफाइड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस, वो कौन कौन सी आइटम्स को सर्विस के प्रति सर्विस दे सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये भी प्रेजेंटेड थ्रू द फ्रेटली आउटलेट ऑफ द पोस्ट ऑफिस। फ्रेटली आउटलेट के जरिए मतलब जो उस पर डिफाइन होगा वही उसको सर्विस देनी पड़ेगी, ठीक है। सेल्फ बुकिंग कायोस्क, ये कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट है, इसमें आ गया सेल्फ बुकिंग कायोस्क, ठीक है। सेल्फ बुकिंग कायोस्क अवेलेबल एट द डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस मे बी यूज्ड फॉर पोस्टिंग ऑफ आइटम एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। जो कुछ ऐसे आपने देखा होगा, कई कई पोस्ट ऑफिस ऐसे होते हैं, डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस ऐसे होते हैं जहाँ पे कस्टमर खुद एक सेल्फ बुकिंग कायोस्क लगे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल यहाँ पे टाइप करके आर्टिकल इंसर्ट करता है, वो आर्टिकल जो भी एड्रेस लिखता है वो ऑटोमेटिकली प्रिंट होकर बाहर आ जाता है, ठीक है। उसको पोस्ट, इसको कहते हैं सेल्फ बुकिंग। कस्टमर खुद अपना आर्टिकल बुक कर सकता है उस कंप्यूटर की मदद से, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ नोट है, द रीजनल हेड इज ऑथराइज्ड टू डेजिग्नेट द पोस्ट ऑफिस। अब देखो उस पोस्ट ऑफिस को डेजिग्नेट करने की पावर किसके पास है, रीजनल हेड के पास है, ठीक है। वेब और मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी आर्टिकल को बुक किया जा सकता है, अब ये रेगुलेशंस में आ गया है। द ऑथराइज्ड वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन में बी यूज्ड फॉर पोस्टिंग ऑफ आइटम, आइटम की पोस्टिंग के लिए यूज किया जा सकता है एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हो, ठीक है।